Hello everyone. We will discuss the remaining questions of CTET December 2019 paper. Question 31 50 हम previous video में discuss कर चुके हैं. Now I will start from question 58. I am skipping pedagogy questions. मैं सिर्फ math science के questions discuss करूंगी. वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा. मैंने हर क्वेश्चन की बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है. साइंस क्वेश्चन स्पेशली, मैथ्स में तो इतना डिटेल नहीं होता है. सिर्फ आंसर्स ही मार्क नहीं करवाए हैं, आपको हर पार्ट की एक्सप्लेनेशन दिया है. कोशिश की है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कवर किए हैं. आप अगर वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं, you will feel very confident. You will be able to attempt all questions related to the topics which I have covered in this video. So let us start. First question. ये तो बहुत इजी है, मैथ्स क्वेश्चन. आप इसमें बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे. बॉड मास होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट दिख रहा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये भी ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं और ये वाला भी ब्रैकेट. ठीक है, तो इसे भी कर सकते हैं. ये भी एक ब्रैकेट में आप ले लीजिए. सो -12 इंटू -3 36, देन प्लस ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है. Then -16 divided by -2, it is -8. -28 divided by 7, it is -4 plus x. अब ये ब्रैकेट के अंदर हमें देखना है कैसे सॉल्व करें. ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? डिवीजन है और नेगेटिव है, माइनस साइन है, सो पहले डिवीजन होगी. ब्रैकेट के अंदर पहले डिवीजन करेंगे, यही रूल फॉलो कर रहे हैं हम. सो 20 divided by -4, it is -5. Then a negative sign here. फिर इसको सॉल्व करो. -24 divided by 8, it is -3. So now this is equal to -5 plus 3 -2. यहाँ -2 पुट करेंगे. Now solve it. 36 -2 plus 8 -4 plus x. 46 is the answer. Third part. Now next question is, this number is divisible by 88. Then what is the value of 3x plus y? 88 से divisible है, that means 8 और 11 से भी divisible होगा, right? Now what is the divisibility test of 8? 8 का divisibility test होता है last 3 digits 8 से divisible होनी चाहिए. तो आप चेक कर लीजिए. 6 7y, this should be divisible by 8. So 6 7y, इसको 8 से देखो. 8 into 8 64. 3 balance 3y आ गया. 3y मतलब 32 होना चाहिए ना, तभी 8 से divisible होगा. So y should be 2. ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2. 30x0867 नाउ व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11? उसका होता है सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज इक्वल टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11. यही होता है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. अब इसका मीनिंग क्या है? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स कौन से हैं? 2 6 0 0. ठीक है, तो इनका सम क्या होगा? 2 + 6 8 + 0 8 माइनस डिजिट्स एट इवन प्लेस 7 + 8 15 प्लस x प्लस 3 18 प्लस x. 18 प्लस x या ये 0 होगा या 11 या 11 का मल्टीपल होगा. तो 0 पे चेक कर लेते हैं, वैल्यू मिल रहा है. इट इज -10 plus x 0. So x is +10. ये तो हो नहीं सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल. सिंगल डिजिट आना चाहिए. तो आप इसको 11 के इक्वल पुट करके देखो. Now put it equal to 11. 8 minus 18 plus x is equal to 11. So -10 minus x is equal to 11. So x is equal to 11 minus 10 1. तो ये वैल्यू करेक्ट है. So x is 1, y is 2. पुट कर दो. 3 plus 2 5. Now next question, again BOD mass. This is very easy, simple calculation है. This is 18 by 18 plus 2 20 by 3. डिविजन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. ये 5 by 2 है, so write it 2 by 5 here into 12 plus 3 15 by 4 minus 11 by 2 16 plus 17 by 4 5 by 3 and this will become 1 by 2 7 by 8 plus 1 by 2 7 by 8 plus 4 by 8 11 by 8. Now solve it. इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 minus 11 by 8 into 17
प्लस 5/3 इंटू 11/8. टेक 11/8 कॉमन, पूरा सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा -132/12. So it is, sorry, -133/12. So it is 12 minus 11. This is the answer. Now next is X is a chemical present in our stomach which is necessary for digestion of food. और जब एक्सेस में हो जाएगा तो इनडाइजेशन कॉज होगा. तो ये एक्स क्या है? इनडाइजेशन होता है एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेस में हो जाएगा तो हमें इनडाइजेशन हो जाएगा या एसिडिटी हो जाएगी. ठीक है, और इसको क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं एंटासिड्स का, एंटी एसिड्स. ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं एंटासिड्स जो कि बेसिक नेचर के होते हैं. एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए होता है, सो वी यूज एंटासिड्स. और एंटासिड का एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो फॉर्मूला ये होता है, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. So this is magnesium hydroxide. One more antacid is baking soda. Baking soda. Baking soda में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. So the answer is third. Next question is in which process bacteria is not used? Formation of curd. इसमें देखो बैक्टीरिया का यूज होता है. इसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस. ये नेम भी आपसे पूछ सकते हैं, 6th-7th में बता दिया जाता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है विच कन्वर्ट्स मिल्क शुगर. मिल्क में जो शुगर होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, इसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. ओके, और फिर ये लैक्टिक एसिड जो मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है. सो द विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इज बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता, इसमें हम यूज करते हैं यीस्ट. ठीक है, यीस्ट एक फंगस है, फंजाई जैसे फंगस. ये क्या करता है? शुगर को अल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें ब्रेड जो है उसमें वॉल्यूम में राइज दिखता है, थोड़ा फूला हुआ दिखता है ना. इट इज बिकॉज ऑफ दिस CO2 ओनली. तो जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसमें ऐसे ही करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है, सो हेयर वी यूज यीस्ट. इसका आंसर यही होगा. आगे भी बता देती हूँ. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस. फर्मेंटेशन बेसिकली होता है ब्रेक डाउन करना, इसमें भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया. एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, और भी होते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, जो दाल होते हैं जैसे उनके रूट्स में होता है. वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. ठीक है, सो आंसर इज सेकंड, जिसमें हम ईस्ट का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ द प्लांट्स. डिजर्टिफिकेशन होता है लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, अर्बनाइजेशन के लिए या आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वो पूरा लैंड को खाली करके उसको डेजर्ट में कन्वर्ट कर देना. इरोजन आप जानते हो, कोई भी वेयर ऑफ करना, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, रॉक्स का इरोजन हो जाना ज्यादा बारिश से. और कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्शन. सो दिस इज ऑड वन आउट ना. ये सब नेगेटिव टर्म्स है. नाउ नेक्स्ट इज व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डाइजेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस. डाइजेशन में क्या होता है, आप जो फूड ले रहे हो उसका ब्रेक डाउन करना, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, उसको आप वापस नहीं कर सकते हो. इट इज केमिकल, इरिवर्सिबल है. फोटोसिंथेसिस, जिसमें आप क्या करते हो, ऑक्सीजन CO2, वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, ऑक्सीजन एंड फूड फॉर द प्लांट्स. दिस इज फोटोसिंथेसिस. इट इज irreversible. Respiration, it is also irreversible. Chemical change है. रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, हमने जो फूड खाया, ग्लूकोज, और जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, दोनों क्या करते हैं, वाटर, CO2 और एनर्जी. ये भी एक केमिकल प्रोसेस है. क्रिस्टलाइजेशन ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, तो ये आंसर है ये. इट इज अ फिजिकल चेंज. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करना. उस क्रिस्टल्स को मैं वापस भी मिक्स कर सकती हूँ. इट इज रिवर्सिबल चेंज. सो क्रिस्टलाइजेशन इज फिजिकल चेंज.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे छोटा साइज होता है क्ले का, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, ये क्ले का सबसे छोटा, ह्यूमस सबसे कम है, फिर क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और सबसे फिर ज्यादा हो जाता है रॉक का। सो द आंसर इज दिस सेकंड। 66 फंक्शन ऑफ गिल्स। गिल्स क्या होता है? जो दे अब्सॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, एयर से ऑक्सीजन नहीं, they absorb dissolved oxygen from the water. Now which can be used to complete electric circuit if one runs out of connecting wire. Connecting wire खत्म हो गया है, आपको इसमें से कुछ एक यूज करना है। तो पेपर स्ट्रिप तो यूज नहीं कर सकते, एक इंसुलेटर है, कंडक्ट ही नहीं करेगा। रबर बेल्ट भी इंसुलेटर है, वुडन स्टिक भी इंसुलेटर है, ब्लेड इज अ कंडक्टर, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर इज फोर्थ। Now next is Manjula is observing her image in plane mirror. ये plane mirror है, उसमें अपना image को observe कर रही है। Distance between herself and mirror is 5 meter. She moves 1 meter towards the mirror. 1 मीटर आगे आ गई है, यानी कि अब distance हो गया 4 मीटर का। Now distance between herself and the image. देखिए ये एक property होती है plane mirrors में। Plane mirror में property क्या होती है? 5 characteristics होते हैं image के। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर में होगा, उतना ही डिस्टेंस मिरर और उसकी इमेज में होगा। जो इमेज होती है वो मिरर के पीछे फॉर्म होती है। ठीक है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर में होगा, उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज में होगा। ठीक है, तो ये इमेज जो इसकी बनेगी वो भी 4 मीटर अवे बनेगी। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मंजुला का मिरर से डिस्टेंस है 4 मीटर, मिरर और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस इज 8 मीटर। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जैसे इमेज जो होगी वो इरेक्ट फॉर्म होगी। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा, उल्टा नहीं दिखेगा ना उसको। फिर होता है लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। अगर आप शीशे के सामने राइट हैंड उठाएंगे तो आपको लगेगा आप लेफ्ट उठा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसकी वजह से एम्बुलेंस एम्बुलेंस के ऊपर अगर आप देखें तो उसकी मिरर इमेज लिखी होती है। मैं लिख नहीं पाऊंगी, बट एम्बुलेंस आप देखेंगे उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है? सो दैट जो आगे वाले व्हीकल्स हैं उनको अपने मिरर में वो चीज ठीक दिखे और वो एम्बुलेंस को स्पेस दे सके। ठीक है, और क्या होता है? सेम साइज का दिखता है, जितने आपका साइज है उतना ही मिरर में दिख रहा है ना, छोटा या बड़ा नहीं दिखता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन। बिल्कुल भी नहीं, ये है इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। they are used to decrease the friction. ball bearings जैसे आप देखते हैं व्हील बैग्स ट्रैवलिंग बैग्स के नीचे व्हील्स लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। ये बिल्कुल ठीक है, नहीं इसको हम एलिमिनेट, फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा और इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कभी वॉक ही नहीं कर पाएंगे। जैसे बनाना के पील के ऊपर आप स्लिप क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। आप नॉट्स मतलब जो गांठ बांधते हैं वो आप तभी बांध पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप ये गांठ नहीं बांध पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप नेल नहीं फिक्स कर पाएंगे वॉल में, कील आप वॉल में कील नहीं लगा सकते, नेल आप फिक्स नहीं कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं फ्रिक्शन के। फिर है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये भी ठीक है बिल्कुल, रोलिंग फ्रिक्शन लेस होता है। अब मुझे बैग को स्लाइड करूं मैं अपने ट्रैवलिंग बैग को, या फिर रोल करवा के व्हील्स, कौन सा इजी है? व्हील्स वाला, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस इट डिपेंड्स अपॉन द शेप। फ्लूइड में फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो शेप पे डिपेंड करता है। जैसे इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, हम स्ट्रीमलाइन शेप की बोट्स क्यों बनाते हैं? बोट्स या फिर एरोप्लेन्स स्ट्रीमलाइन होती है ना, ऐसा शेप की क्यों बनाते हैं? ऐसे आगे से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस शेप में फ्रिक्शन कम होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, फ्लूइड्स में फ्रिक्शन, या एयर में या फिर वाटर में फ्रिक्शन कम होता है अगर हम स्ट्रीमलाइन शेप रखते हैं। तो शेप पे पूरा पूरा डिपेंड करता है। हम ऐसे शेप का नहीं बनाते हैं। बर्ड्स की भी शेप बाय डिफॉल्ट ऐसी होती है, भगवान ने ऐसी शेप बनाई है, स्ट्रीमलाइन शेप बनाई है। बोट्स की भी हम ऐसे बनाते हैं, एरोप्लेन की ऐसे बनाते हैं। Okay, because friction is very less in this shape. So answer is this. This is incorrect statement. Ball bearings are used to decrease friction.
नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी. मैं आपको एक निमोनिक दे देती हूँ लर्न करने का एक वे. ये देखिए एक निमोनिक है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा. आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस. पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड. ये रिएक्टिविटी सीरीज है. हाईली रिएक्टिव पोटेशियम होता है और ऐसे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है. तो आप देखिए आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट. देखिए रिप्लेसमेंट हमेशा एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो को कर सकता है. आयरन यहाँ है, जिंक यहाँ है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन तो जिंक को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है. ठीक है, जिंक कैन रिप्लेस आयरन. एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही लो को रिप्लेस कर सकता है. जिंक कैन रिप्लेस कॉपर. जिंक कैन रिप्लेस कॉपर. यस, दिस इज राइट, ये हो सकता है. कॉपर कैन रिप्लेस आयरन. Copper can replace iron. No, it is not possible. So only B is the right answer. Now next is identify which of the following is correct. तो thermometers का question एक quick review दे देते हैं thermometers को. It is very important. Thermometers दो टाइप के होते हैं, laboratory thermometers और दूसरा है clinical thermometer. Clinical name से पता चल रहा है doctors use करते हैं, so it is also called doctors thermometer. और इसका जो रेंज होता है इट इज -35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है. बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, तो उसका रेंज इतना इनफ होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इससे ज्यादा या और इस वैल्यू से कम, -35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जैसे साइंस लैब्स में जो आप यूज करते हो, इसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स यूज कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए. रेंज तो ये वाला इसमें कवर हो ही रहा है, सो व्हाई कांट वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे आप वाटर का बॉइलिंग वाटर है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, उसका आपको मेजर करना है टेम्परेचर. ठीक है, आपने थर्मोमीटर को इसमें डिप किया हुआ है, तो इसका प्रॉपर्टी होता है आप इसको ये रीडिंग तभी सही देगा जब आप थर्मोमीटर को वाटर में डिप करके ही रीडिंग लोगे. अभी आपने जैसे डिप किया तो मर्करी का लेवल राइज हो जाएगा और टेम्परेचर रीडिंग देगा, और अगर आपने थर्मोमीटर बाहर निकाल दिया तो उसी टाइम मर्करी का लेवल फॉल हो जाता है. ठीक है, तो जो जिस सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वो कांटेक्ट में होना चाहिए. वो उसका जो बल्ब है, बल्ब जो है ना, वो कांटेक्ट में होना चाहिए उस सब्सटेंस से, तभी वो रीडिंग सही देगा. अब पेशेंट के माउथ में रखा हुआ तो आप मेजर नहीं कर सकते हो ना, आपको थर्मोमीटर को पेशेंट के माउथ से बाहर लेना ही पड़ेगा, तो आपको रीडिंग ये रॉन्ग देगा. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में ऐसा नहीं होता, आप उसको आराम से बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं. ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक देते हैं. किंक क्या होता है? एक थर्मोमीटर में एक उसके बल्ब के साथ एक छोटा सा बेंड, एक कट जैसे आप कह सकते हो, एक कर्व के जैसे कह सकते हो. वो किंक जो होता है वो बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करता है, मतलब मर्करी के लेवल को फॉल नहीं होने देता. तो अगर आपको मर्करी के लेवल को फॉल कराना तो आपको उसको जर्क देना पड़ता है, उसको झटका देना पड़ता है, सो दैट मर्करी जो है वो नीचे आ जाए. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और तो अब देख लेते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर बॉइलिंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. नो, बॉइलिंग लिक्विड, क्योंकि बहुत कम रेंज है. रूम थर्मोमीटर्स have रेंज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू, नहीं ये भी नहीं है. रूम थर्मोमीटर्स भी जो होते हैं वो इससे कम हो सकते हैं. लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स रॉन्ग. रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये ठीक है. बाकी ये किंक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन दैट यू कांट यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. Now next question is you have to find out the incorrect statement. तो पहले देख लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है. कैलोरीफिक वैल्यू आपको फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताता है. जैसे आपके पास सपोज 1 kg ऑफ फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, उस 1 kg ऑफ फ्यूल को आपने जब कंप्लीटली बर्न किया, कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट बर्निंग के बाद उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू. तो हीट हम क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट केजी ऑफ फ्यूल. तो इसका यूनिट होता है किलो जूल, इसको किलो जूल में मेजर करते हैं हीट को, किलो जूल पर केजी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इट इज किलो जूल पर केजी.
ठीक है, जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा, जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ही अच्छा फ्यूल होता है। ये ऑर्डर है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन गैस का, अराउंड 1,50,000 किलो जूल पर। फिर एलपीजी, सीएनजी, काउ डंग का सबसे कम होता है। तो आपको बस यही ऑर्डर चेक करना है। केरोसिन का ज्यादा है कोल से, यस इट इज, ये राइट है स्टेटमेंट। कोल का ज्यादा है वुड से, इट इज ऑल्सो राइट। बायोगैस का नो, इट इज रॉन्ग, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बायोगैस कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी, और ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्लियर? नाउ इफ आई आस्क यू, आपको वाटर को बॉईल करना है, आपके पास 1 kg सीएनजी है और काउ डंग है, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? सीएनजी, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, आप वो फ्यूल प्रेफर करते हो, हम उसको गुड फ्यूल ट्रीट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स। ये 12 मिनट्स के लिए 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, देन 18 मिनट्स के लिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? इतने पार्ट में डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, 50 into 12, लेकिन यूनिट्स डिफरेंट है। ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है, तो इसको 60 से डिवाइड कर लो आवर में चेंज करने के लिए, ये आ गया 10 किलोमीटर। ऐसे इसके लिए 40 into 18/60, दिस विल बी 12, तो 10 plus 12, it is 22 kilometer. Now next, incorrect statement, motion of earth around its axis is periodic motion. ठीक है, periodic motion क्या होता है? जो fixed interval के बाद repeat करता है, fixed interval के बाद ही repeat होता है, about its axis after every 24 hours. ठीक है, motion of light is rectilinear motion, this is also right. rectilinear propagation of light क्या होता है? straight line, light travels in straight line motion, है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लाइट, सो दिस इज राइट। मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग इन अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज आल्सो राइट। ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो, ऑसिलेशन क्या होता है? ये टू एंड फ्रो है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशंस, नो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पीरियोडिक मोशन जैसे कि पेंडुलम का, पेंडुलम जो है ये पीरियोडिक मोशन होता है बट सर्कुलर नहीं है। नेक्स्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, which statements are correct in the plane mirror। इमेज इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी दिखती है, रियल नहीं होती है, रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल इमेज होती है जो आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो, जैसे आप कैमरा, जो आप कैमरा में फोटो क्लिक करवाते हो वो आप डेवलप करवा सकते हो, आप उसको स्क्रीन पे डेवलप करवा सकते हो। लेकिन जो भी आप प्लेन मिरर में अपनी फेस देखते हो, लुकिंग मिरर्स, या फिर हम कह सकते हैं ये जो होते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। वर्चुअल इमेज मतलब जो आप इनको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हो। ठीक है, कैमरा में या फिर जो सिनेमा हॉल्स में होता है वो सब स्क्रीन के ऊपर आई होती हैं, तो दोज आर रियल इमेजेस। लेटरल इन्वर्टेड होती हैं, ये मैंने बता दिया। लेटरल इन्वर्शन मतलब राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है, और सेम साइज भी होता है। तो कौन सा करेक्ट है? ए, सी एंड डी, दे आर राइट। Next, again, which of the following statements are correct? पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स, ये बिल्कुल ठीक है। पश्मीना शॉल्स होती है जो कश्मीर में होते हैं, इनको कश्मीरी शॉल्स भी बोला जाता है। ठीक है, दे आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ गोट्स, जो हिमालयाज में हाई ऑल्टीट्यूड्स में गोट्स होती हैं उनसे बनता है। अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल मेड फ्रॉम रैबिट्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अंगोरा हमें अंगोरा गोट्स से मिलता है। कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट्स, बिल्कुल ठीक है। कैमल वूल जो होता है वो स्वेटर्स बनाने के लिए भी यूज होता है, स्वेटर्स, कोट्स। जो सॉफ्ट वाला हेयर होता है उसका, वो स्वेटर्स के लिए यूज होता है, और जो कोर्स हेयर होता है, जो थोड़ा सा रफ जिसे हम कह सकते हैं, कोर्स हेयर होता है, दैट इज यूज टू मेक कारपेट्स। ठीक है, तो सी पार्ट इज ऑल्सो राइट। और पश्मीना वूल हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज मेड फ्रॉम गोट्स, सो ए एंड सी ये राइट है स्टेटमेंट। Now next is identify the animal on basis of features. Long backbone, many muscles and body curves into many loops and moves forward. The snake. Which of the following statement is not true? Arteries के बारे में पूछा गया है। पहले arteries और veins डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है arteries और veins क्या होता है? जो blood carry करते हैं। Arteries oxygenated blood, oxygen rich blood carry करती है। कहाँ से? हार्ट से
सारे बॉडी पार्ट्स तक, और ये क्या करती है, सारे बॉडी पार्ट्स से हार्ट में वापस लेके आती है वेन्स, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है। नाउ आर्टरीज जो होती है वो, उनके लिए जो वॉल्स चाहिए, थिक वॉल्स चाहिए और इलास्टिक वॉल्स चाहिए। वाई? क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर से फ्लो कर रही होती हैं, और वेन्स के लिए थिन और नॉन इलास्टिक वॉल्स चाहिए, ठीक है। आर्टरी का एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट वन एक्सेप्शन इज देयर, पल्मोनरी आर्टरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। और ऐसे एक एक्सेप्शन यहाँ होता है पल्मोनरी वेन विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। देन बस और एग्जाम्पल एक ये इंपॉर्टेंट है कि काफी डीप होते हैं आर्टरीज, और वेन्स आप देख सकते हो काफी क्लोज होते हैं, आपको स्किन के पास दिख भी जाएंगी वेन्स, ठीक है। सो लेट अस चेक कॉन्सेप्ट 2 है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सोचिए खुद से, पॉज करिए और सोचिए, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, दिस इज रॉन्ग। ऑल आर्टरीज नहीं, पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड भी लेके आती है, सो दिस इज रॉन्ग। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, ये ठीक है ना, क्योंकि जो आर्टरीज में ऑक्सीजन है वो तो हार्ट से दूसरे पार्ट्स में लेके जा रही है ना। ऑल आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, ये भी ठीक है, इलास्टिक वॉल्स, ये भी ठीक है। सो 89 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन या फिर वेन्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये आप लर्न कर लीजिए। इन सब एसिड्स को बोलते हैं, ये सारे एसिड्स जो कि हम कंज्यूम करते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। वीक एसिड होते हैं ये, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस। अस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी होता है, ये सब खट्टे फ्रूट्स में, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, ब्लैक करंट्स, ये एग्जांपल आप चाहे स्किप कर दो। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, लैक्टिक एसिड सोर्ड मिल्क, जो खट्टा मिल्क या फिर कर्ड। मैलिक एसिड जो होता है वो बेरीज में होता है। ऑक्सैलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, टोमेटोज में होता है, बीटरूट में होता है। टार्ट्रिक एसिड भी खट्टे फ्रूट्स में से, टैमराइंड, इमली, ग्रेप्स में होता है। फॉर्मिक एसिड पार्ट ऑफ स्वेट एंड यूरिन में होता है, या फिर स्टिंग्स में होता है, वैस्प की, रेड एंट्स की, ठीक है। कार्बोनिक एसिड भी है, जो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि कैसे मिलता है, CO2 को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे आप बॉटल खोलते हो तो एक गैस बाहर आती है, दैट इज CO2 ओनली। बटर जब स्पॉइल हो जाता है, मतलब जब रैंसिड हो जाता है, तो उसमें जो एसिड फॉर्म होता है वो होता है ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। तो अब आप मैच कर सकते हैं आराम से, एसिटिक एसिड, विनेगर। सो ए का है फोर्थ पार्ट, एक ही है ए का फोर्थ पार्ट, आपको एक भी आता हो तो आप कर सकते थे। सो दिस इज द राइट आंसर। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, एंड ऑक्सैलिक एसिड इज इन स्पिनच, ascorbic acid is in citrus fruits. So thank you so much. If you have liked my video, अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं मैं कोई और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके दूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।